वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? चलिए तो बेटा मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और आज उसका लेक्चर नंबर 3। जो दूसरे लेक्चर पर हमने पढ़ा था कि बेटा डेंसिटी किसे कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या ही बेटा क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर हुआ? फिर हमने डेंसिटी से ही हमें यह पता चलता है कि कोई चीज भारी है या हल्की। क्लियर है? फिर कुछ चीजों की मैंने आपको डेंसिटी लिखवाई थी। फिर अगला हमने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक वेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता था? यह होता था कि यदि आपने आपके पास किसी आयतन का, आपके पास क्या है? फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड का भार उस ग्रेविटी के कारण कितना लगता है, यह क्या कहलाता था बेटा? आपका स्पेसिफिक वेट कहलाता था। स्पेसिफिक वेट कहलाता था। और स्पेसिफिक वेट को हम किससे दर्शाते थे बेटा? स्मॉल डब्ल्यू से। और डब्ल्यू बराबर क्या होता था? डब्ल्यू बराबर होता था मास वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होता था बेटा? वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट जो होता था, ये क्या होता था? वेट अपॉन वॉल्यूम। और वेट भार क्या होता था? mg अपॉन v। और इसको जब किया था तो w बराबर क्या आया था? रो इंटू जी। क्या आया था बेटा? रो इंटू जी। क्लियर? फिर मैंने एक चीज आपको और बताई थी बेटा कि यदि फ्लूइड के केस में यदि किसी का भार बताना है, वेट बताना है, तो कितना होता है? रो जी वी। कितना होता था? रो जी वी। क्लियर? फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक डेंसिटी। इसको मैंने बेटा क्या बताया था? इसको मैंने ये बताया था कि स्पेसिफिक डेंसिटी को पहली बात तो हमने किससे रिप्रेजेंट करे थे बेटा? कैपिटल एस से। इसको मैंने बताया था कि यह किसका आयतन होता है? फ्लूइड की डेंसिटी का, जो भी आप फ्लूइड ले रहे हैं उसकी डेंसिटी का, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है? स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी बेटा यदि आप लिक्विड के लिए हैं, किसके लिए हैं? लिक्विड के लिए हैं, तो आप स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या यूज करते थे? वाटर। क्या यूज करते थे बेटा? वाटर। और यदि कहीं गैस है तो आप क्या यूज करते थे बेटा? एयर। वाटर की स्पेसिफिक डेंसिटी वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा कितनी होती है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और एयर की जो होती है बेटा डेंसिटी वो कितनी होती है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो बेसिकली ये हम चीजें पढ़े थे कल के लेक्चर में। आज बेटा हम पढ़ेंगे कि बेटा कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी को? संपीड्यता। क्या कहते हैं? संपीड्यता। देखो बेटा पिछले चैप्टर पे इलास्टिसिटी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर आप लोगों ने इसको पढ़ा था बेटा। ठीक है? आज उसी पे आगे हेडिंग डालिएगा। ये जो भी आपके प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी मेरे हिसाब से ना, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। और इसको हिंदी में कहते हैं बेटा संपीड्यता। संपीड्यता। देखिए बेटा बात समझिएगा कि देखो ये संपीड्यता किसे कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु के आयतन में, किसी भी वस्तु के आयतन में या घनत्व में दाब के कारण, फिर से बात समझो, किसी भी वस्तु के आयतन में या घनत्व में दाब के कारण जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्यता। तो लिखिएगा, यदि किसी वस्तु का आयतन या घनत्व दाब के साथ बदले, क्या हो बेटा? दाब के साथ बदले, तो इन्हें संपीड्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्यता।
संपीड्यता कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? इन्हें क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। फिर से बात समझ लो बेटा, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यह है कि आपने किसी वस्तु का प्रेशर चेंज किया, किसी वस्तु का बेटा प्रेशर चेंज किया। प्रेशर चेंज करने पर आप देखोगे कि उसका जो वॉल्यूम है, यानी कि जो आयतन है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, या उसकी डेंसिटी घट रही है कि बढ़ रही है। यदि प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से उसके आयतन में या घनत्व में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल कहते हैं। कि मतलब ऐसी वस्तुएं दबाई जा सकती हैं, या उन्हें संपीड्य वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्य वस्तुएं कहते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? तो यानी कि यदि आप देखो तो जैसे मान के चलो कि ये आपने क्या लिया है, इधर आपने एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिया है, ठीक है। इधर पर मान के चलो कि आपने यहां पर क्या लगाया है? प्रेशर लगा रहे हो। प्रेशर आप क्या कर रहे हो बेटा? बढ़ा रहे हो। मान के चलो कि लिक्विड है। क्या है बेटा? लिक्विड है। इस वाले पर क्या भरा हुआ है बेटा? द्रव भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? द्रव। इसको आप दबाओगे बेटा। प्रेशर बढ़ाने का क्या मतलब है कि यानी कि आप इसको क्या कर रहे हो? दबा रहे हो। तो यानी कि यदि लिक्विड होगा ना तो इसके ना तो आयतन परिवर्तित होगा ना ही डेंसिटी परिवर्तित होगी। बात समझ में आई? यदि लिक्विड होगा या द्रव होगा तो प्रेशर लगाने पर ना तो उसका आयतन बदलेगा और ना ही उसका घनत्व बदलेगा। तो इस वजह से हम लिक्विड को क्या कहते हैं बेटा? इनकंप्रेसिबल। क्या कहते हैं? इनकंप्रेसिबल या असंपीड्य। कंप्रेसिबल या हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? असंपीड्य। असंपीड्य। बात क्लियर हुई बेटा? और यदि आपने क्या किया बेटा? एयर लिया है। क्या लिया है? एयर। या मान के चलो कि आपने गैस लिया है। एयर की जगह पे आप गैस भी कर सकते हो ना, गैस भी तो एक एयर ही है, कोई भी गैस हो सकती है। क्लियर है? कोई भी हो सकती है। तो आप यदि यहां पर बेटा यदि इसका प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो होगा क्या है बेटा? कि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो एयर दबेगी। एयर क्या होगी? दबेगी। यानी कि उसका आयतन अभी इतना है, ठीक है, अभी इतना सारा है, ठीक है। जैसे दब के ये पिस्टन और ऊपर चला जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यदि प्रेशर बढ़ाने पे आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है। आयतन घटे। प्रेशर बढ़ाने पर यदि आयतन घटे, प्रेशर बढ़ाया तो आयतन क्या हुआ बेटा? घटा। और आयतन घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऐसी ये जो एयर है, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं बेटा? कंप्रेसिबल। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल। बात समझ में आ गई? संपीड्य। क्या कहते हैं बेटा? संपीड्य वस्तुएं कहते हैं कि यदि किसी वस्तु में आप प्रेशर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो यदि उसके कारण उसके आयतन में या घनत्व में परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तुएं बेटा क्या कहलाती हैं? संपीड्य वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, यदि मैं आपको एक न्यूमेरिकली बताऊं तो बेटा बेसिकली जो आपको वाटर की जो डेंसिटी होती है, किसकी? वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कितने प्रेशर पे? एक वायुमंडलीय दाब पर जो वाटर की जो डेंसिटी होती है ये होती है बेटा 998 के आसपास। कितनी होती है? 998 केजी पर मीटर क्यूब। इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं? 1000 10³ केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? अब यदि मैं वाटर का क्या बढ़ा दूं बेटा? दाब बढ़ा दूं। दाब बढ़ाकर मैंने कितना कर दिया? 1000। कितना कर दिया बेटा? या 100 एटीएम कर दिया। मान के चलो कितना कर दिया बेटा? 100 एटीएम। 100 गुना हमने प्रेशर बढ़ा दिया। तो 100 गुना प्रेशर बढ़ाने के बावजूद इसकी जो डेंसिटी होती है ना वो कितनी पहुंचती है? लगभग 1001 केजी पर मीटर क्यूब। देख लो बेटा, आपने इसको कितना चेंज दिया? बात समझ रहे हो? लगभग ये कितना हो जाती है? 1000। दब के आपने कितना गुना प्रेशर बढ़ाया बेटा? 100 गुना। लेकिन बढ़ा कितना? बहुत छोटा।
बहुत कम बढ़ा। इस वजह से ये लगभग जो डेंसिटी में बेटा जो परिवर्तन आता है, जो चेंज इन डेंसिटी आता है या डेंसिटी में परसेंटेज चेंज आता है, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका कितना होता है 0.2 के अप्रोक्सीमेट। कितना होता है? लगभग 0.2 के अप्रोक्सीमेट। इसी वजह से हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये क्या है बेटा? निग्लेजिबल है। कैसा है? निग्लेजिबल। कैसा है बेटा? निग्लिजिबल है। तो यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो प्रेशर, जो आपका जो वाटर है यानी कि जो फ्लूइड है, वो कैसा है? इनकंप्रेसिबल है। कैसा है? इनकंप्रेसिबल है। और जो आपका जो गैसेस हैं, एयर है, वो क्या है? कंप्रेसिबल है। क्लियर है? नोट कर लीजिए बेटा इसे। बेटा एक चीज और है कि इसको जो कंप्रेसिबिलिटी को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? मैथमेटिकली, मतलब गणितीय रूप से क्या बताया गया है? इसकी गणितीय रूप से यह बताया गया है कि यह बल्क मॉडुलस का क्या होता है? रेसिप्रोकल। क्या होता है? बल्क मॉडुलस का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस का क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। कंप्रेसिबिलिटी को हम किससे दिखाएंगे बेटा? बीटा से। और ये किसके बराबर होता है? 1/v के। 1/v के। अब बल्क मॉडुलस बेटा क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है बेटा माइनस का चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही होता है। तो ये बेटा आपका फार्मूला है। इसको आप डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो, ये बेटा आयतन है। क्या है? आयतन। और डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से यदि आ जाओ तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। यानी अब ये यदि मैं डेंसिटी को डिफाइन करूंगा तो मास तो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। मास कैसा है? कांस्टेंट है। और ये कैसा? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब v की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी लिख सकता हूं। तो यहां पर जो आपका कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर है वो आपका डेंसिटी के रूप में आप क्या लिख सकते हो? माइनस का डेल्टा P अपॉन चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डेंसिटी। या ये हो लिख सकते हो माइनस का डेंसिटी इंटू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन डेंसिटी। क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा। ये बेटा क्या है? ये तो आपको बल्क मॉडुलस आया है ना। ये क्या आया है बेटा? बीटा नहीं आया। ये क्या है? आया है बल्क मॉडुलस आया है। क्या आया है बेटा? बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? बीटा। तो बीटा बराबर यहां से क्या आ जाएगा? बीटा बराबर आपका आ जाएगा चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू चेंज इन प्रेशर, वो भी किस में? माइनस में। क्लियर? तो ये है आपकी कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या निकाल रहे थे बेटा? अभी तक हम बल्क मॉडुलस निकाल रहे थे। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए बेटा अगली हेडिंग डालिए। कौन सा? पॉइंट नंबर 5 है। चलिए लिखिए, इसे क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अगली हेडिंग क्या है? विस्कोसिटी। क्या है बेटा? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। किससे? म्यू से। और विस्कोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सॉरी, क्या कहते हैं? श्यानता। देखो पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं ना बेटा। देखो विस्कोसिटी किसे कहते हैं? तो यह क्या है? यह द्रव की एक सतह द्वारा, यह द्रव की एक सतह द्वारा दूसरी सतह पर लगाया गया आंतरिक बल है। क्या है? प्रतिरोध है। फिर से बात समझो, यह द्रव की एक सतह द्वारा, द्रव की एक सतह द्वारा द्रव की दूसरी सतह पर लगाया गया आंतरिक प्रतिरोध है। बात समझ में आई? इसी को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। यानी कि यदि वह उसके बहने का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो लिखिएगा, द्रव की एक सतह
द्वारा दूसरी सतह पर लगाया गया आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है बेटा? श्यानता कहलाता है। श्यानता कहलाता, ठीक है। ये क्या है बेटा? आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर। बात समझ में आई? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस offered by one layer of the fluid to the another layer of the fluid। इंग्लिश में यदि बात करें तो क्या हो? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन लेयर। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है। यह क्या करती है? यह वस्तु उसको बहने से रोकती है। तो लिख लो, यह द्रव को बहने से रोकती है। यह वस्तु को क्या करती है बेटा? बहने से रोकती है। क्लियर? अच्छा, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि मान के चलो कि ये क्या है? ये आपकी निचली पोजीशन है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या बह रहा है बेटा? पानी बह रहा है, या कोई लिक्विड है, पानी नहीं है, कोई और है, ठीक है। नहीं तो आप लोग हर बार कहोगे कि सर हर बार आप यही क्यों ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये क्या है बेटा? यदि इसके इस सतह से, जो निचले वाली सतह है, इसको क्या कहते हैं बेटा? बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री। बता चुके हैं ना, इसको क्या कहते हैं? बाउंड्री। और इस सतह के जस्ट ऊपर वाली सतह है, जो पानी की जो लेयर होती है वो क्या होती है बेटा? इसके साथ चिपकी रहती है, वह मूव नहीं करती है, तो उसको क्या कहते हैं? नो स्लिप कंडीशन। क्या कहते हैं? नो स्लिप कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा उसे? नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। क्लियर है? और इस जगह पर वेलोसिटी क्या होती है? नो स्लिप कंडीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है बेटा। कैसी होती है वेलोसिटी? नो स्लिप कंडीशन पर वेलोसिटी जीरो। ये वेलोसिटी जीरो क्या बता रहा है? कि इस बाउंड्री के जो जस्ट ऊपर जो पानी की लेयर बह रही है, जो पानी की लेयर है, जो पानी की परत है, उसका वेग कैसा है बेटा? शून्य है। ठीक। अब देखो, जैसे जैसे आपका समय बीतेगा तो हमने मान लिया कि इसके कुछ मॉलिक्यूल्स यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे कि नहीं भाई? इस जगह का कुछ मॉलिक्यूल ये थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो इनका मॉलिक्यूल्स क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। कुछ समय बाद ये जो ए मॉलिक्यूल्स है पानी का जो ए मॉलिक्यूल है वो कहां पर पहुंच गया? ये वाला मॉलिक्यूल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गए। ये वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि पानी क्या है बेटा? बह रहा है, यानी कि इनमें क्या हुआ? एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं? एंगुलर डिफॉर्मेशन देखो तो इसको क्या कहते हैं? डी थीटा। और ये भाई किसी ना किसी समय पर हुआ होगा ना, किसी समय पर हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। यानी कि देखो, यदि नीचे वाली, ध्यान समझो बेटा, देखो अब मेरे को आप बात बताना, इस वाली सतह का जो वेग है वो कैसा? जो इसके जस्ट ऊपर है उसका शून्य। इसके ऊपर जाओगे वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी, इसके ऊपर जाओगे और वेलोसिटी बढ़ेगी, इसके ऊपर जाओगे वेलोसिटी और बढ़ेगी। यानी कि मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट यहां पर है ना, इस लेयर का ये वाला पॉइंट, इसका वेग यानी इस लेयर की जो वेलोसिटी है कितनी है बेटा? यू है। कितनी है बेटा? यू है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? तो अब आप मेरे को, यदि मैं इस सेगमेंट को काट लूं, इस सेगमेंट को काट लूं, यहां से लेके यहां तक, देखना थोड़ा सा, इसको काट लिया, ये कुछ ऐसे आएगा कि नहीं?
इसको काट लिया ना भाई, तो ये देखो कुछ ऐसी आकृति आएगी, ऊपर वाली देखो, ऊपर वाला ये वाला पॉइंट, ये यहां से ये और ये ए और ये रखा आपका बी, ठीक है। ये मान के चलो कि कुछ और मान लेते हैं, इसको सी और डी मान लें, सी और डी। क्लियर हुआ? अब देखो शुरुआत में ये बेटा किस वेग से जा रहा, अच्छा ये पता है ना, ऊपर जाने पर वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऊपर जाने पर वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट काटा है। क्या काटा है बेटा, छोटा सा एलिमेंट। तो हमने मान लिया कि जो ऊपर जा रहे हैं कितनी जा रहे हैं बेटा, डी वाई जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं बेटा, डी वाई। यहां तक क्लियर है कि कितना ऊपर जा रहे हैं, डी वाई जा रहे हैं। यदि इसकी वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी कितनी है, यू है। कितनी है बेटा, यू है। तो ये कितनी दूरी चला होगा टी समय पर, यू इंटू टी। नहीं है बात समझ में? टी समय में यदि इसका वेग कितना है, यू है, तो कितनी दूरी चलेगा, यू इंटू टी। अब आपको पता है कि ऊपर जाने पर वेग क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। ऊपर जाने पर वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान के चलिए कि जो समय का डिफरेंस है ना वो छोटा है, तो छोटे से समय अंतराल में dt है। कितना है बेटा, dt समय में वो कितना दूरी चला, dt समय में कितनी u दूरी चला, u दूरी नहीं चला है, u वेग है बेटा, u क्या है उसका, वेलोसिटी है। और dt समय में वो कितनी दूरी चलेगा, u इंटू dt। ठीक है। अब देखो ये और ये क्या है, ये वाला बराबर है, तो ये भी कितना चलेगा, u इंटू dt। ठीक है। और ये वाला क्या हुआ, ये तो बढ़ गया ना बेटा, ये क्या हुआ है, बढ़ गया है, बढ़ा है कि नहीं। यानी कि सर इसके साथ क्या हुआ है बेटा, जब ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, इसका वेग बढ़ रहा है। हर एक लेयर का वेग एक के बाद एक लेयर का वेग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि इस लेयर का जो ऊपर वाली लेयर है, इसका वेग हमने मान लिया कि कितना है, u प्लस का du है। कितना है, u प्लस का du। तो ये वाला तो भाग तो इसी के बराबर हो, कितना दूरी हो गया, इतनी दूरी, u इंटू डी टी, क्योंकि dt समय में है या हुआ है। अच्छा ये कितना अधिक होगा, du इंटू डी टी। ये क्लियर हो तब बताओ। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यहां से यहां तक, ए से ये ए वाला जो मॉलिक्यूल है, ए से बी तक आने में कितना समय लेता है बेटा, dt समय लेता है। कितना समय लेता है, dt समय। तो dt समय में यदि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, u है, तो ये dt समय में कितनी दूरी तय करेगा, u इंटू dt। क्लियर। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी u है, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी u प्लस का du है, u प्लस का du। मतलब थोड़ा सा बढ़ गया ना, du को कुछ मान होगा, बढ़ गए, कितना हुआ, u प्लस का du। अब ये वाला भाग, इतनी दूरी कितनी है, u इंटू डी टी है, तो ये वाला भाग भी कितना होगा, u इंटू डी टी। कौन बढ़ेगा, ये वाला भाग बढ़ा, कितनी दूरी बढ़ेगा, तो dt का मल्टीप्लाई, तो इतना बढ़ा है। वेलोसिटी कितनी बढ़ी है, इतनी, समय तो उतना ही है, तो वेलोसिटी du इंटू समय वो क्या देता है, दूरी। नहीं आई बात समझ में, आ गया ना। तो ये इतनी दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। और यदि इसको यहां से देखो तो ये कितना एंगल घूमा, डी थीटा। मान के चलिए कितना एंगल घूमा, डी थीटा। यहां से लेके यहां तक गया, इतने समय में इतना परिवर्तन हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, tan थीटा लगा सकते हो, tan डी थीटा निकालो बेटा, tan डी थीटा बेटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये वाला ट्राइंगल है, तो थीटा इधर है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, du इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई। क्लियर की नहीं, पहले ये बता दो। डी थीटा दो बार क्यों आ गया, अरे भाई ये वाला मॉलिक्यूल यहां से लेके यहां तक घूमा है शुरुआत में, तो हमने मान लिया कि ये यहां से यहां तक ही तो घूमा है ना भाई, यही तो था। कितने पर है, यहां पर आ गया ना, शुरुआत में इतना बढ़ने पर ये कितना बढ़ा, इतना, तो वही तो है ना। आई बात समझ में। तो यानी ये कितना हो गया, tan डी थीटा इक्वल टू डी यू अपॉन
dt, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूं, क्योंकि ये एंगल कैसा है बेटा, बहुत छोटा है। एंगल कैसा है, बहुत छोटा है। एंगल कैसा है, बहुत छोटा। ये भाग जो लिए हम बहुत छोटा लिए, तो आपको पता है कि यदि एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर, टेन थीटा का मान थीटा के बराबर और कॉस थीटा का मान 0 के बराबर। तो यानी कि क्योंकि, यहां से लिख देना, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, अतः जो tan थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा। और dt को मैं इधर लेते आऊं तो डी थीटा बराबर आपको कितना आ गया, du अपॉन dt इंटू dy। ये तो उसी तरह लिख दिया। dt को मैं इधर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, मतलब dt को मैं इधर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dy। बात समझ में आई? यानी कि इधर देखो क्या हो रहा है, ये डी थीटा बाई डी टी क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है ना बेटा, डिफॉर्मेशन। और ये क्या है बेटा, डी यू अपॉन डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट है कि नहीं, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्लियर? चलिए यहां तक नोट करिए, तो फिर आगे बताते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब आपको यह भी पता है कि फ्लूइड के लिए, किसके लिए बेटा, पहले तो आपको पता है ना कि सॉलिड के लिए क्या होता है, सॉलिड के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही होता है। अभी आप पिछला लेक्चर पढ़ के आओ भाई, पिछले चैप्टर। अब फ्लूइड के लिए क्या होता है, मैंने चीख चीख कर कहा है कि फ्लूइड के लिए क्या मायने रखता है, शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस भी एक तरीके से क्या है, बल ही तो है ना। शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, शियर स्ट्रेन, मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, किसके, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यही बताया था। चलो, यानी शियर स्ट्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, टाउ से। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा बाई डी टी। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो क्या आएगा, इक्वलिटी का साइन, और एक कांस्टेंट आया म्यू, डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है, डी यू बाई डी वाई के, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये याद रहेगा, जहां पर म्यू क्या है, म्यू आपकी विस्कोसिटी है। क्या है बेटा, विस्कोसिटी है। म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। इसी को क्या कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। डायनेमिक क्यों नाम है बेटा, अभी बता रहा हूं। डायनेमिक विस्कोसिटी इस वजह से नाम है क्योंकि चलने पर ही तो लगती है ना बेटा, कि कौन चल रहा है, बह पा रहा है या नहीं पा रहा है। डायनेमिक मतलब गतिशील होना। क्या होना बेटा, गतिशील होना। तो गति के कारण ही तो ये विस्कोसिटी आती है ना, तो इस वजह से इसे क्या कहा गया बेटा, डायनेमिक विस्कोसिटी। और डी यू बाई डी वाई क्या है बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, या वेलोसिटी ग्रेडियंट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वेग प्रवणता। और ये टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को स्पर्शी बल भी बोलते हैं। अब जो भी मतलब आपका हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि अब आपको एक चीज तो पता चल गई। एक चीज सर क्या पता चली, कि यदि, बात समझो, यदि किसी का, ये क्या है, ये डी थीटा है, ठीक है ना, क्या है, ये डी थीटा है। यदि किसी का डी थीटा क्या है बेटा, डी थीटा बाई डी टी, समय के रिस्पेक्ट में थीटा का मान कम परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कम परिवर्तित हो रहा है। समय का मान डी थीटा के रिस्पेक्ट में कम परिवर्तित हो रहा है, यानी डी थीटा बाई डी टी क्या है बेटा, कम है। क्या है बेटा, डी थीटा बाई डी टी कम है। क्या है बेटा, कम है। तो यदि कम होगा तो यानी डी थीटा बाई डी टी कम है, यानी कौन कम है,
रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम है। ठीक है, समय के साथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बहुत कम हो रहा है। बहुत कम होने का मतलब, बहुत कम होने का मतलब ये क्या बताता है? ये बताता है बेटा कि यह एक समय मतलब बहुत ज्यादा नहीं बह पा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बह पा रहा है, यानी कि यह बह नहीं पा रहा है, यानी कि उसकी श्यानता क्या है? बहुत अधिक है। श्यानता क्या है? बहुत अधिक है। तो म्यू क्या है? अधिक है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? यदि किसी का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है? कम है, तो म्यू कैसा होगा? अधिक होगा। म्यू कैसा होगा बेटा? अधिक होगा। और विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? अधिक होगा ना भाई। उतना ही तो भाई, मैं तुमको पकड़कर खींच रहा हूं, ठीक है, तो तुम नहीं बह पा रही हो ना, बात समझे? यदि मैं आपको किसी को पकड़ लूं तो वो नहीं बह पाएगा ना, यानी कि मेरा रेजिस्टेंस क्या लगा रहा हूं? ज्यादा लगा रहा हूं, तो वो नहीं बह पा रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध भी क्या होगा? प्रतिरोध अधिक होगा। रेजिस्टेंस हम लोग अधिक लगा रहे हैं। क्लियर? तो ये 3-4 चीजें हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा तो यानी कि फ्लो क्या होगा बेटा? कम होगा। तो फ्लो उतना ही डिफिकल्ट होगा, फ्लो बहाव कठिन होगा। क्या होगा बेटा? बहाव कठिन होगा। बात समझ में आ गई? ये चीजें, ठीक। और यदि डी थीटा बाई डी टी देखो, या ये क्या हो रहा है? डी थीटा आपका अधिक है, क्या है? अधिक है। डी थीटा बाई डी टी क्या है? अधिक। क्या है बेटा? अधिक है। अधिक है तो म्यू क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? म्यू कम होगा। म्यू कम होगा तो यानी कि प्रतिरोध बेटा कम लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिरोध कम लगेगा। अब जब प्रतिरोध कम लगेगा तो बेटा क्या होगा? बहाव आसानी से होगा। नहीं है बात समझ में? बहाव आसानी से होगा, बहाव आसान होगा। क्लियर? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बेटा क्या है? आपका अधिक है। क्या है बेटा? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अधिक है, यानी कि वो कम समय में ज्यादा दूरी चल रहा है। कम समय में, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब कम समय में ज्यादा दूरी चल रहा है। कम समय में ज्यादा दूरी कौन चलेगा? जिसकी विस्कोसिटी अधिक नहीं, विस्कोसिटी कम होगी। बात समझ में आई? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अधिक, विस्कोसिटी कम, प्रतिरोध कम, बहाव आसान। जिसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम, विस्कोसिटी अधिक, प्रतिरोध अधिक, बहाव क्या? कठिन। क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखिए, जो आपकी विस्कोसिटी और लिक्विड के केस में क्यों होती है ना, मतलब लिक्विड में और गैसेस में इनका कारण क्या है ये देख लेते हैं। क्लियर? इनका कारण क्या है? तो इनका कारण यह है कि बेटा किसके केस में? बेटा लिक्विड के केस में। लिक्विड मतलब द्रव के केस में। यदि द्रव होता है ना, तो यदि द्रव में विस्कोसिटी का कारण क्या है बेटा? द्रव में विस्कोसिटी का मुख्य कारण यह है कि द्रवों के मध्य क्या लगता है? अंतरा आणविक बल लगता है। क्या लगता है बेटा? अंतरा आणविक बल कह लो या सासंजक बल। क्या लगता है? कोहेसिव फोर्स। ठीक है ना? तो लिखिएगा, द्रवों में श्यानता का मुख्य कारण, द्रवों में श्यानता का मुख्य कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब अंतरा आणविक बल या कह लो आप ससंजक बल, सासंजक बल है। बात समझ में आ गई कि द्रवों में मेन कारण क्या होता है बेटा? अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड के केस में श्यानता मतलब विस्कोसिटी आती है किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ठीक है, दूसरी बात कर ले बेटा किसकी? गैस के बारे में ना। तो गैस में पता क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर जो कोलिजन होता है, क्या होता है बेटा? जो अणुओं के बीच जो टक्कर होती है, क्या होती है? वही उनका क्या है बेटा? श्यानता का मुख्य कारण है। तो लिखो, गैसों में श्यानता का मुख्य कारण, गैसों में श्यानता का मुख्य कारण इनके अणुओं का आपस में टकराना है। इनके अणुओं का आपस में
टकराना है। बात क्लियर हुई कि नहीं? गैसों में क्या होता है बेटा, गैस के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बहुत तेजी से अपने एटम्स के साथ बेटा क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे उतनी ज्यादा उनकी विस्कोसिटी बेटा बढ़ेगी। बात समझो, उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? अच्छा, विस्कोसिटी बेटा क्या बताती क्या है? विस्कोसिटी यह बताती है कि आपका जो फ्लो होगा, जो बहाव होगा, वह आसानी से होगा या नहीं। विस्कोसिटी यदि ज्यादा होगी तो बहाव कम होगा, यदि विस्कोसिटी कम होगी तो बहाव अच्छे से होगा, आसान होगा। तो लिख लीजिए, श्यानता बहाव को बताती है कि यह आसान होगा या कठिन, आसान होगा या कठिन। क्लियर बेटा? चलिए, यानी कि यदि किसी की विस्कोसिटी अधिक है तो फ्लो बेटा वो क्या करेगा, फ्लो डिफिकल्ट होगा। कैसा होगा बेटा? डिफिकल्ट। और यदि किसी की विस्कोसिटी कम है तो फ्लो इजी होगा। क्या होगा बेटा? इजी। ठीक, इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि यदि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बेटा कैसा है, अधिक है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कैसा है बेटा? अधिक है। तो रेट मतलब कम समय में ज्यादा दूरी चल रहा है, तो यानी कि वो फ्लो अच्छा कर रहा है। यानी कि फ्लो अच्छा कर रहा है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक। और यदि किसी का डी थीटा बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कैसा है बेटा? कम है, यानी कि वो समय में, अधिक समय में क्या चल रहा है, मतलब वह कम दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कम दूरी तय कर रहा है, तो यानी कि उसकी विस्कोसिटी क्या है बेटा? अधिक है। विस्कोसिटी अधिक का मतलब क्या हुआ कि उसका जो फ्लो होगा वह कठिनाई से होगा, वह अच्छे से बह नहीं पा रहा होगा। तो इट्स ऑल अबाउट विस्कोसिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, अगली हेडिंग डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? अगली हेडिंग लगाइए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बात समझो फिर लिखो। देखो, इन्होंने क्या कहा, न्यूटन पता चल रहा होगा नाम से कि न्यूटन के श्यानता का नियम या न्यूटन का श्यानता नियम। इन्होंने पता है बेटा क्या कहा था? इन्होंने यह कहा था, इन्होंने अपना एक नियम दिया। इन्होंने कहा था कि जो भी द्रव हैं, यदि उनके लिए शियर स्ट्रेस क्या हो जाए, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। फिर से समझो, इन्होंने कहा कि जो भी द्रव शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, का अनुसरण करता है या उस नियम पर चलता है, जिसके लिए वह, देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि वह सभी द्रव जिसके लिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, यदि ऐसा है और यदि वह उसको क्या करता है, फॉलो करता है, तो वह सभी फ्लूइड क्या कहलाएंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या कहलाएंगे बेटा? न्यूटोनियन फ्लूइड, मतलब न्यूटन के द्रव कहलाएंगे। बात समझ में आ गई कि वह सभी द्रव जिनके लिए शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, वह सभी क्या कहलाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था इस नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार कोई भी द्रव
यदि कोई भी द्रव के लिए के अनुसार किसी भी द्रव के लिए यदि किसी भी द्रव के लिए यदि शियर स्ट्रेस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती हो तो वह सभी द्रव न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यूटोनियंस फ्लूइड कहलाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लो क्या लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार किसी भी द्रव के लिए यदि शियर स्ट्रेस क्या हो? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के अनुक्रमानुपाती हो। मतलब कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। सेम वही चीज आएगी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। तो यदि कोई भी द्रव यदि इसको फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा बाई डी। और डी थीटा बाई डी को क्या लिख सकते हूं मैं? डी यू बाई डी वाई। ठीक है। यदि कोई भी फ्लूइड यदि इस इक्वेशन को फॉलो करता है, देखो फिर से, कोई भी फ्लूइड यदि इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा? न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या कहलाएगा बेटा? न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। ठीक, चलिए। अच्छा, ये यदि आप यहां से देखो तो ये y बराबर mx प्लस डेल्टा c के रूप में नहीं है। y बराबर mx प्लस c, ये रेखा का समीकरण होता है ना बेटा? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c, जहां पर y आपका y है, कुछ भी y एक्सिस वाला है, x क्या है आपका x एक्सिस वाला है, m क्या है उसका स्लोप है रेखा का, लाइन की क्या है? प्रवणता है, लाइन की स्लोप है, और c क्या है? इंटरसेप्ट है कि वो किस एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, ये बता रहा है। तो यहां से देखो तो यदि आप इसकी वैल्यू करोगे तो यहां इसके लिए c बराबर क्या है बेटा? 0। तुलना करो ना इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 के साथ। हाँ, इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 के साथ तुलना करो। इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 के साथ तुलना करोगे तो यहां पर टाउ की जगह पे क्या है? y है। आया? टाउ की जगह पे क्या है बेटा? y है। टाउ की जगह पे y है। अरे भाई, इनका क्या करना है? तुलना करना है। क्या करोगे? तुलना। m क्या होता है? रेखा की प्रवणता होती है। और तो यहां पर प्रवणता कौन बता रहा है? du बाई dy। ये भी क्या है? प्रवणता ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा? m की जगह पे क्या है आपका? du अपॉन dy। और c की जगह पे क्या है बेटा? 0। c की जगह पे क्या है? 0। c की जगह पे क्या है? 0। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, यानी कि ये आपका यदि मैं ग्राफ बनाऊं किसके बीच का, यदि मैं आपका ग्राफ बनाऊं टाउ और वर्सेस, अच्छा मैं इसको x माने ले रहा हूं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहां पर ये जो आपका ये टाउ है और ये x की जगह पे हमारा क्या है? du अपॉन
x की जगह पे du अपॉन dy है, m की जगह पे टाउ है, m की जगह पे क्या है बेटा सॉरी म्यू है, m की जगह पे क्या है म्यू है, और c की जगह पे क्या है 0 है। तो यदि मैं x एक्सिस पे क्या रखूं बेटा du अपॉन dy यानी कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन d थीटा बाई dt रखूं, तो ये जो आपको ग्राफ मिलेगा वो बेटा ओरिजिन से पास होगा और कैसा होगा बेटा स्ट्रेट लाइन होगा। नहीं है बात समझ में? ये स्ट्रेट लाइन है, इससे आपने तुलना कर दिया, ये निकाल लिया, खत्म बात। x को आपने क्या माना है du अपॉन dy, m को आपने क्या माना है म्यू माना है, और ये सब सारी चीजें हैं। ये जो लाइन आई ये म्यू है ना? हाँ ये क्या देगा, ये म्यू देगा। क्या देगा बेटा म्यू? म्यू क्या है आपकी विस्कोसिटी है, क्या है विस्कोसिटी है, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा ये जो स्लोप होगा ये क्या देगा विस्कोसिटी, ये म्यू देगा, ठीक है। इट इज म्यू, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है कि एक आपको ग्राफ दिया हुआ बेटा, ठीक है। ये इधर आपका ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है बेटा, ठीक है। इधर आपको दिया हुआ है डी थीटा बाई डी टी, ठीक। और ये जो ग्राफ है आपको कुछ ऐसे दिया है, ये ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और आसान दे रहा हूं, ये रहा पॉइंट ए बी और ये सी। आपको दिया हुआ है कि ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिए हुए हैं कि इनमें से कोई भी एक क्या है ऑयल है, एक आपका क्या है वाटर है बेटा, और एक आपका क्या है बेटा गैस है। क्या है? गैस है। इनमें से आपको यह बताना है कि कौन ऑयल है, कौन सा ऑयल का ग्राफ है, और कौन सा वाटर का है, और कौन सा गैस का है। क्लियर कि नहीं? ठीक है। अच्छा टू चलो थोड़ा सा सही है। चलो बताओ मुझे, बताओ। देखो आपको मैंने क्या बताया है कि इनके स्ट्रेस और इसके बीच का जो स्लोप होता है वो क्या देता है बेटा म्यू। क्या देता है म्यू। अब म्यू यदि कम हुआ, म्यू थीटा कम हो बेटा, देखो किसके लिए एंगल सबसे कम है, सी के लिए, सी के लिए सबसे कम है, यानी कि म्यू क्या है सबसे कम है, यानी कि विस्कोसिटी क्या है बेटा कम है, श्यानता क्या है कम है। तो इनमें से श्यानता सबसे कम किसकी होती है? गैस की। तो यानी कि सी वाला क्या हो जाएगा आपका गैस। क्लियर। बी वाला आपका क्या होगा वाटर। भाई इससे अधिक है ना, इसकी विस्कोसिटी इससे अधिक है लेकिन इससे क्या है कम है, तो यानी कि वाटर क्या होता है ऑयल से तो कम विस्कस होता है ना, तो ए क्या होगा बेटा आपका ऑयल होगा। क्लियर हो गया। ये एक क्वेश्चन था। अब चलिए अब बस एक चीज ये देखना है कि विस्कोसिटी बेटा लास्ट है आज का टॉपिक। ये क्या कह रहा है कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये टेम्परेचर का विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखिएगा हेडिंग लगाइएगा वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे, ताप बढ़ाने पे विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ता है उसको देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो बात समझो। यदि पहला केस है किसके लिए बेटा, लिक्विड के लिए। किसके लिए बेटा, लिक्विड यानी द्रव के लिए। किसके लिए बेटा, द्रव के लिए। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ताप का विषयांता पर प्रभाव। ठीक है, कैसे वेरी करता है वो लिखो। तो देखो यदि हम लिक्विड के केस में क्या कर दें बेटा, लिक्विड के केस में क्या करें, यदि टेम्परेचर बढ़ा दें, यदि लिक्विड का क्या करें बेटा तापमान बढ़ा देंगे,
तो उसकी जो बेटा विस्कोसिटी है यानी कि म्यू है वो क्या हो जाएगी, कम। म्यू वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। म्यू कम होने का मतलब क्या है बेटा कि इनके लिक्विड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगता था, उनके अणुओं के बीच में क्या लगता था, अंतराणविक बल लगता था, वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो आपके क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, यानी कि ब्रेक हो जाएंगे। वीक हो गए मतलब टूट जाएंगे। क्लियर। अब दूसरी बात आती है गैस के लिए। किसके लिए बेटा, गैस के लिए, वायु के लिए। ठीक है, गैस। अब गैस के लिए बेटा देखो, ये तो यदि गैस के लिए यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें बेटा, क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो गैस को जब हम गैस का तापमान बढ़ाएंगे बेटा तो होगा क्या कि गैस के अणु ज्यादा तेजी से गति करने लगेंगे। बात समझो फिर से, गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के अणु ज्यादा तेजी से इधर उधर गति करने लगेंगे, रैंडम मोशन करने लगेंगे, यानी कि उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा था, इंटर मॉलिक्यूलर जो कोलिजन हो रहा था वो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। क्लियर। तो ये आज के टॉपिक थे। कल बेटा हम क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। क्लियर। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।